सरना धर्म कोड नहीं मिलने के कारण थोड़ी सी उनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है, तो वहाँ एक पेज फंसेगा। जो धर्मांतरित हो गए अब वो सरना मानेंगे कि चर्च को मानेंगे। और रही बात कि जब कोई कम्युनिटी बड़ी संख्या में हो तो उसका अपना कोड तो होना ही चाहिए। अगर उसकी संस्कृति थोड़ी पृथक है, आप नहीं देंगे तो वो कैसे अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करेगा दुनिया भर में जाकर। ना हम जाति पर बात करेंगे, ना हम धर्म के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे तो केवल झारखंड का चहु विकास की पर बात करेंगे। यह पंचलाइन मेरा नहीं बल्कि सुशासन दल का है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राम किंकर पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 24 वर्ष हो चुका है झारखंड को बने, लेकिन अब तक अगर हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, स्तर गिरता जा रहा है, उठ नहीं रहा है। क्या कारण मानते हैं? एक लाइन में अगर पूछेंगे तो सिर्फ इसको इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कहेंगे जी। जब झारखंड अलग हुआ तो मैं सरकारी शिक्षक के रूप में सेवा दे रहा था और शिक्षक संगठन को भी नेतृत्व दे रहा था जी। कई ऐसे मुद्दे होते थे जो हम सरकार के सामने लाते थे, लेकिन आपको बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि हम लगभग 2000 से लेकर 2019 के बीच सैकड़ों बार डेलीगेट किए जी। लेकिन आज तक कोई ऐसी ठोस प्रणाली नहीं निकल पाई। कारण क्या हुआ कि शिक्षा एजेंडे में ही नहीं है सरकार की। जी। आप एक भी शिक्षा मंत्री का नाम उठा कर देख लीजिए 24 साल के इतिहास में जिन्होंने कोई एक अच्छा काम किया होगा। एक भी शिक्षा मंत्री का दावे के साथ कह सकते हैं। तो जब हम इस तरह के निराशाजनक परिस्थितियों से गुजरते थे तो कभी कभी दुख होता था कि ये क्या हो रहा है। हमारे जिम्मे बच्चों का भविष्य है। अगर हम शिक्षा देने में कमी करते हैं तो दोषी कहलाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर की स्थितियां इतनी खराब हैं कि हम देना चाहते भी हैं तो नहीं दे पाते हैं जी। लेकिन उसका दोष किसी पर नहीं जा पा रहा। मेरे ऊपर आता था जी। कि आप लोग निकम्मे हो। तब लगा कि आखिर दोष कहाँ है, तो हमने तय किया कि इससे अच्छा है कि शिकायतों के दौर से गुजरने से अच्छा है कि चलिए एक काम किया जाए कि राजनीति में ही हम लोग आ जाते हैं। हाँ, थोड़ा खतरा है, नौकरी जाने का खतरा था कि नौकरी छोड़ने के बाद क्या होगा, हमारे घर का भविष्य का क्या होगा, लेकिन ये खतरा किसी न किसी को मोल लेना था जी। और इसी विचारधारा से कई शिक्षकों ने अपना त्यागपत्र दिया। जी। केवल हम ही नहीं दिए, हमारे झारखंड में कई ऐसे शिक्षक हैं जो इन्होंने राजनीति में अपना कार्यभार शुरू किया। उसकी वजह केवल यही है कि आप कोई भी शिकायत लेकर आप चले जाओ, कोई निराकरण नहीं है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या लोक अभियान की जो भी बातें हैं जी। लोक कल्याण की जितनी भी बातें हैं, सब कुछ हाशिए पर हैं। सारा कुछ यहाँ निर्भर करता है कि हाउ टू गेन द मनी। उसके इर्द गिर्द ही सारे नेता घूमते हैं, सारा विचार घूमता है। और आप सभी नेताओं के आर्थिक हैसियत को देखिए, चुनाव से पहले के जब वो झारखंड नहीं बना था तब की उनकी हैसियत देखिए, झारखंड बनने के बाद लगातार जब वो राजनीति में रहे तो उनकी हैसियत देखिए। उनके हैसियत में काफ़ी इजाफा हुआ, झारखंड पिछड़ता चला गया। ऐसा नहीं है कि झारखंड में संभावनाएं नहीं हैं, हम तो कहते हैं कि ऐसी संभावनाओं की गठरी है यहाँ कि जिसको आप खोलना ही नहीं जानते। आप कभी देखा ही नहीं कि आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, देखते हैं आप कहाँ से हमको आउटपुट केवल व्यक्तिगत रूप से मिल जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आप पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में भी थे, अभी आपने अपना दल बनाया है, लेकिन लंबे अरसे तक जब से बिहार से कटकर झारखंड अलग राज्य बना है, भारतीय जनता पार्टी शासन में रही। मौजूदा समय में हेमंत सोरेन की सरकार है, सत्ता चला रही है। चूक कहाँ मानते हैं आप? हाँ। क्योंकि विधानसभा का चुनाव नजदीक है, आपके भी अपने एजेंडे होंगे, आपके भी अपने मुद्दे होंगे, तो चूक कहाँ हुई? पहली तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है जी। दूसरी बातें कोट अनकोट भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की सरकार जो होती है गाइडेड बाय दिल्ली होती है जी। तो यहाँ कोई बड़ा नेतृत्व तो कभी उभरा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में। सबने खानापुरी के लिए सत्ता चलाई है जी। तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। झारखंड का जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसके हाथ में कभी कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि होता तो आप समझिए कि जब केंद्र में भी सरकार रही तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी रही, डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन एक भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया, एक भी बड़ा रिफॉर्म नहीं हुआ।
वजह क्या रही होगी? वजह ये रही होगी यहाँ के नेता बौने पड़ जाते हैं, उनके हाथ में कुछ होता नहीं है, वो दिल्ली से गाइड होते हैं और दिल्ली को के एजेंडे में झारखंड कोई बहुत बड़ा काम महत्व नहीं रखता है। तो झारखंड का महत्व केवल यही है कि यहाँ जो 40% देश का मिनरल्स है वहाँ से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा निजी लाभ निकल जाए, वहीं तक सीमित है। तो इसलिए भाजपा भी फेल है। और चूंकि हम बीजेपी में रह चुके हैं तो उसकी कमियां बेहतर जानते हैं कि वहाँ क्या समीकरण चलता है और वहाँ क्या क्या लूप्स हैं। तो अब हम अगर वहाँ बैठ करके मूक दर्शक बने रहे हैं तो ये करने के लिए तो हम राजनीति में उतरे नहीं जी। रही बात हेमंत सरकार की, तो हेमंत सरकार की अक्षमता तो जग जाहिर है, चूंकि उनके यहाँ जो है कोई ऐसा विजन नहीं है, विजनरी लेवल का कोई लीडर नहीं है, केवल बस एक रूटीन फ्रेम में काम करना जानते हैं ये लोग। सत्ता मिल गई, चूंकि ब्यूरोक्रेट मेरा काम करता है तो ब्यूरोक्रेट के जरिए हमारा काम कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाता है, तो उतने ही पर उसी का ढिंढोरा पीट के काम करते हैं। आपके पास जो जो पोटेंशियल्स है उस पर कोई इन लोगों का ना रिसर्च है, ना उस पर कोई इन लोगों को मकसद है कि हम इस पे काम करें। अच्छा, किसी भी राज्य का अगर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास नहीं होगा तो चहु विकास की और कोई भी राज्य नहीं बढ़ सकता है। अगर हम जनमानस की बात करें तो झारखंड राज्य में सरना धर्म कोड एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोग चाहते हैं कि हमारा अपना धर्म कोड मिले। आप सहमत हैं कि यहाँ के आदिवासी समाज को सरना धर्म कोड मिलना चाहिए? इसके थोड़ा सा पीछे और चलिए जी। सरना धर्म कोड नहीं मिलने के कारण थोड़ी सी उनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है जी। कि अगर वो आते हैं तो किस कम्युनिटी से आते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके पहले जो धर्मांतरण हो गए जी, अब वहाँ एक पेच भी फंसेगा ना कि आप सरना कोड तो ले लेंगे लेकिन फिर माइनॉरिटी में जाना चाहेंगे जी, तो वहाँ एक पेच फंसेगा। जो धर्मांतरित हो गए अब वो सरना मानेंगे कि चर्च को मानेंगे, ये एक समस्या आएगी उनके साथ जी। तो यहाँ पर एक पहले तो सबसे पहले कि जनता को भी जागरूक होना होगा। और रही बात कि जब कोई कम्युनिटी बड़ी संख्या में हो तो उसका अपना कोड तो होना ही चाहिए। अगर उसकी संस्कृति थोड़ी पृथक है तो आप नहीं देंगे तो वो कैसे अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करेगा दुनिया भर में जाकर, कैसे हमारी डाइवर्सिटी को बताएगा। ये तो बहुत बढ़िया मुद्दा था, काम करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं लगातार यहाँ आदिवासी सीएम होने के बावजूद भी क्यों नहीं सोल्व हो पा रहा है। कुल मिलाकर के हर क्षेत्र में यही है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी बड़े काम को लेकर कभी रही नहीं है। अगर आपके पार्टी से 2-3 विधायक विधानसभा में पहुंचते हैं तो इस मुद्दा को उठाइएगा कि यहाँ पर सरना धर्म कोड बेहद जरूरी है, मिलना ही चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए, आप किसी भी कम्युनिटी का आइडेंटिटी नहीं रोक सकते जी, उसको रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें वो खिलेगा। वो अपनी संस्कृति के साथ जब उठता है ना तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा रहता है। आप किसी भी देश में चले जाइए, जो डोमिनेट करता है जो संस्कृति वहाँ का काम करने का उनका तरीका देख लीजिए, या अपने को एक्सप्रेस करने का तरीका देखिए, बहुत हाई होता है। आप चले जाइए भोजपुर के इलाके में, भोजपुरी लैंग्वेज को लेकर के, गाने को लेकर कितना हावी होते हैं लोग। मैथिली में चले जाइए तो मैथिली गानों को लेकर के, उसकी कलाकृतियों को लेकर के, संस्कृति को लेकर के वो लोग बिल्कुल जागरूक हैं। तो सरना के भी कुछ अपने सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उसको कैसे एक्सप्रेस करेगा जब तक आप नेशनल रिकॉग्निशन नहीं देते हैं। तो ये तो जरूरी है, अच्छा मुद्दा है ये होना चाहिए। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने धर्मांतरण का जिक्र किया था, हाई कोर्ट ने भी बांग्लादेशी घुसपैठ की जो सुनवाई है, जो मामला है हाई कोर्ट में चल रहा है। मौजूदा समय में अगर हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखें तो बांग्लादेशी घुसपैठ पर टिका हुआ है। मतलब उनका कहना है कि धर्मांतरण जोरों शोरों से हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, संताल में अपना गढ़ जमाते हैं, फिर यहाँ के आदिवासी समाज से उनकी शादियां हो जाती है, पूरा डेमोग्राफी बदल रहा है। इस पर क्या कहें? इस पर दोनों दोषी हैं जी, भाजपा की नीतियां भी दोषी हैं और वर्तमान सरकार भी दोषी है जी, क्योंकि इनको दोनों को कैटेगरी में हम इसलिए ला रहे हैं कि घुसपैठ तो बॉर्डर से होता है जी, बॉर्डर लाइन पे केंद्र सरकार का नियंत्रण है। बीएसएफ क्या कर रही है, फेंसिंग क्यों नहीं अब तक हुआ जी? 10 साल से आप सत्ता में हो तो बांग्लादेश के बॉर्डर को क्यों नहीं फेंस कर रहे हो? आप वहाँ रोकथाम करो। अभी भी आप सैकड़ों किलोमीटर जाएंगे, बांग्लादेश के गांव और भारत के गांव जो हैं खुले हैं जी, खेती दोनों के तरफ हो रही है, लोग निर्बाध आते जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है उनको। कभी असम से, कभी मणिपुर होकर के, कभी आपको बंगाल होकर के लोग आ ही जाते हैं जी। तो पहला ही गलती है कि आपने बॉर्डर को क्यों नहीं सिक्योर किया, वहीं रोक दीजिए, समस्या ही नहीं आएगी। आ गए तो उनको डिस्टिंक्ट क्यों नहीं किया आपने जी?
उनको डिस्टिंग्विश कीजिए और हटाइए उनको, फिर उनको आप बसा क्यों रहे हैं? तो बसाने वाले भी दोषी हैं और आने देने की सहमति देने वाले भी दोषी हैं, दोनों ही दोषी हैं। कोई एक दूसरे पर केवल कीचड़ उछाल करके एजेंडा बनाए हुए हैं। आपको हम बता दें दावे के साथ, उत्तराखंड में किसकी सरकार है? जी, अवैध घुसपैठ का पूरा मामला चल रहा है वहाँ, लगातार वहाँ कॉलोनियों पर सरकार अभी कार्रवाई भी करना शुरू की है। क्या वहाँ से उजाड़ पा रही है? दिल्ली में नहीं है घुसपैठ, दिल्ली में किसकी सरकार है? प्रशासन तो उपराज्यपाल के हाथ में है वहाँ। दिल्ली के कॉलोनियों के कॉलोनी बसे हुए हैं बांग्लादेशियों के, वहाँ वोट देते रहे हैं, वो हटा पाए 10 सालों में? इसका मतलब है कि आप करेंगे कुछ नहीं, आपको पॉलिटिकल गेन लेना है, पॉलिटिकल बेनिफिट लेना है, इसलिए केवल वो उसका कॉलर गंदा है, मेरा कॉलर कम गंदा है, ये करके आप काम चलाते हैं। ना घुसपैठिया आप निकालेंगे ना ये निकालेंगे, दोनों के लिए एजेंडा है, दोनों फलते फूलते हैं इससे। इसलिए दोष किसी का नहीं है। हाँ, इसमें नुकसान हो रहा है यहाँ के लोगों का, क्योंकि आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, उनकी जमीनें लूट ली जा रही हैं, उनकी बेटी बहू बेटियों का इज्जत खतरे में पड़ता है। उनको एक तरह से कहिए कि उनको सेक्स स्लेव बना दिया जाता है। हम खुल करके बोलते हैं। आज कई ऐसे जिले हैं, आप लोगों ने कवरेज भी लिया है। वो लड़कियां, जो आप बताइए कि एक आदमी जो पहले से ही अपने धर्म में शादी वादी कर लिया है, फिर आकर के आदिवासी लड़की के साथ शादी कर लिया, तो वो एक तरह से वो शादी नहीं किया बल्कि उसको सेक्स स्लेव बना लिया और उसकी जमीन हड़प ली है। तो इसका दोषी केवल हम एक पार्टी को नहीं दे सकते, दोनों की जिम्मेदारियां थी। आप उठाइए ना भाई, हम कहते हैं कि सीआरपीएफ लगाइए, सबको डिपोर्ट कीजिए, कौन रोक रहा है? देश में सत्ता जिसकी है उसको कोई फेडरल का स्ट्रक्चर रोक सकता है क्या अवैध घुसपैठ को? अगर अवैध घुसपैठ हटाना चाहे केंद्र सरकार, कौन सी सरकार है जो राज्य की जो रोक पाएगी? उसको ना तो हाईकोर्ट रोकने देगा, ना संविधान रोकने देगा। हाँ, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट होगा क्योंकि वोट बैंक का मामला आ जाता है बीच में, लेकिन वो प्रोटेस्ट रोका जा सकता है क्योंकि यहाँ की जनता अंत में साथ देगी उसी मुहिम को। तो आप हटाना भी नहीं चाहते हैं, केवल एजेंडा बना के रख रहे हैं। दिल्ली से हटाइए, उत्तराखंड से हटाइए, जम्मू में अब आप कई इधर विगत समय से तो जम्मू में आप ही की सरकार है। आपने क्यों कितने को हटाया वहां से? रोहिंग्यास को बसे हुए हैं जो जम्मू में, रोहिंग्यास हजारों में बसे हुए हैं, अब तक हटाया क्या आपने? यानी जो आ गया उसको कोई नहीं हटा रहा है, केवल एजेंडा बना के एक दूसरे पर पत्थर फेंका जा रहा है, कुछ होता नहीं है इससे। तो ये सब चीजें जो है धीरे धीरे अब गौण करनी होगी। आप आइए ना, झारखंड के डेवलपमेंट के मुद्दे पर कोई नहीं कह रहा है। भाई साहब, 70 वर्ष पहले एक बड़ा मेगा प्लांट इस धरती पर बनी थी, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक जी, एचईसी प्लांट बना था, सिंदरी का बना था। आप उसके बाद एक भी प्लांट नहीं ला पाए इन 24 सालों में जी। डबल इंजन की भी सरकार 2-3 टर्म रही, क्यों नहीं आया? कहाँ कमी रह जा रही है? क्या दिक्कतें हैं? एक मित्तल जैसी कंपनी आई थी, कुछ बोकारो जिले में जमीन पेट्रोवार इलाके में उन्होंने लिया भी था, अचानक से वो गायब हो गया। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज आया कि मित्तल जो है वो जापान की एक कंपनी के साथ गुजरात में अपना प्लांट, मेगा प्लांट लगा रही है जी। भाई, मित्तल यहां से उठ करके, झारखंड से उठ करके गुजरात पहुंच गया, आपका ध्यान कहाँ है? तो क्या हम केवल मतलब केंद्र सरकार को हम ये मान लें कि मित्तल गुजरात चला जाता है? सिंगूर आंदोलन लो करके जो ममता बनर्जी चली थी जी, उसमें टाटा नैनो का प्लांट बहुत ही ये हाईलाइटेड मुद्दा था जी। उस मुद्दे में टाटा जब नैनो अपना प्लांट हटा रहा था, तो एक लॉजिकल बात आपको बता रहे हैं कि टाटा को ऑलरेडी जमशेदपुर में पूरा स्ट्रक्चर मिला हुआ है। अगर नैनो प्लांट सिंगूर से हट रहा था तो टाटा को जमशेदपुर आने में ज़्यादा सुविधाजनक था कि गुजरात का साणंद जाने में जी। उतना दूर गया, उसकी लागत बढ़ गई होगी। जो 1 लाख की कार थी वो 1.5 लाख में मिलने लगी, यही वजह थी, क्योंकि वहाँ फिर विस्थापन में पैसा लगा, वहाँ प्लांट सिचुएट करने में पैसा लगा, यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग करके सारी मशीनरीज गई, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर गया। तो वो चाहता तो जमशेदपुर में उससे 10% के खर्चे पे यही स्टार्ट हो जाता प्रोडक्शन। लेकिन उसमें उस समय झारखंड में सरकार किसकी थी? किसकी रही होगी? आप अंदाजा लगाइए, शुरुआती दौर में किसकी सरकार थी? जी बिल्कुल। आप जब सिंगूर से ट्रक लोड होकर के टाटा का जा रहा था, तो आपने क्यों नहीं रोक लिया? झारखंड ही होकर के गया होगा ना गुजरात, हवा के माध्यम से तो नहीं गया होगा, कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं जी। वो तो झारखंड होकर जा रहा था। उस ट्रक को यहीं कहते कि भाई साहब आप यहीं रहिए ना, आपको तो हम टाटा जैसा शहर दिए हुए हैं, हजारों एकड़ दिए हुए हैं, एक और ले लीजिए, 2-4-5 एकड़ ले लीजिए, इसी को रहने दीजिए यहीं जी। क्यों नहीं रखा आपने रोक कर?
वो गुजरात कैसे पहुंच गया। चलिए, अंतिम सवाल आपसे रहेगा। आपका पार्टी से जुड़ा हुआ है, विधानसभा चुनाव लड़ने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। कितने सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और क्या मुद्दा रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा, क्या प्रोपोगेंडा रहेगा? हाँ, हम पहला तो ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोग शिक्षक थे उस समय रघुवर जी की जब सरकार थी तो कई ऐसे 9 प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया गया था जी। यानी शिक्षा को वो सेंट्रलाइज करने जा रहे थे। तो उसका हम लोगों ने विरोध किया था। हमने कहा था कि सेंट्रलाइज शिक्षा अगर सफल हो गया होता तो फिर गांव-गांव स्कूल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती जी। तो वो जो था कि फिर जो प्राइमरी एजुकेशन जो गांव-गांव पहुंचा हुआ है रघुवर जी उसको और दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे जी। यानी वो एक ब्लंडर मिस्टेक होने जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि उनकी सरकार गिर गई और वो मामला वहीं का वहीं रुक गया। फिर भी बहुत सारे स्कूल मर्ज हो गए कॉस्ट एफिशिएंट दिखा करके। भाई कुछ काम कल्याणकारी योजनाएं जो होती है ना वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं देखी जाती है, उसके लिए खर्च करना जरूरी होता है। आप हेल्थ को, एजुकेशन को, बेसिक सुविधाओं को यदि आप कॉस्ट एफिशिएंट बनाने लगेंगे तो सरकार फिर किस लिए है? तो फिर हम सारे व्यवसायियों को दे देंगे सारा समाज कि वही चलाएगा कॉस्ट एफिशिएंट करके। सरकार का मतलब होता है कि जन उपयोगी जो योजनाएं हैं उसको आपको लॉस में भी चलाना पड़ता है और चलाना चाहिए। पेंशन स्कीम्स बंद कर दिए गए, सरकारी नौकरियां रोक दी गई हैं, कम कर दी गई हैं। अभी तो कई सेना के ऑफिसर उठा रहे हैं मुद्दे कि 60,000 प्रति वर्ष वैकेंसीज कम हो रही है सेना की, रोके जा रहे हैं। कॉस्ट एफिशिएंट करने की जगह वो नहीं है। कॉस्ट एफिशिएंट करने की जगह ये है कि अगर कोई मशीनरी आज 50 लाख की आपकी आ रही है तो उसको इनोवेट करके 25 लाख पर लाइए, वो कॉस्ट आपको कमी का साधन है। दूसरा क्या है, आप देखिए हम जो चुनाव लड़ रहे हैं हम बेसिकली अभी उत्तरी छोटानागपुर पर केंद्रित किए हुए हैं। 8-10 सीटें हैं वहाँ जहाँ हम अपना प्रत्याशी उतारने की मुहिम चला रहे हैं जी। वो आपको एक बहुत बढ़िया सिस्टम है कि अगर आप गिरिडीह से धनबाद आएंगे, गिरिडीह से बोकारो आएंगे, रामगढ़ जाएंगे, इस एरिया में रेलवे है, हाईवे है, पानी है, नदियाँ हैं, सब कुछ है, खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं। अगर इसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना दिया जाए तो यहाँ के रॉ मटेरियल जो निकल रहे हैं, मिनरल्स निकल जा रहे हैं, उसका यही उपयोग होगा, रोजगार बढ़ेंगे और यहाँ का रेवेन्यू भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होकर जा रहा है, सब लोग हल्ला करता है लेकिन करने की योजना किसी के पास नहीं है। हम तो कहते हैं कि हम लोग, अब देखिए राजनीतिक दलों को केवल यहाँ छीछा लेदर करने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक दलों को अब एक और पहल करना चाहिए कि आप स्वयं, ठीक है सरकार में हम नहीं है लेकिन हम स्वयं कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट घराने हैं जिनसे संपर्क करें कि भाई ऐसा है कि आप एक पहल करो। आप सरकार का एमओयू करते हो लेकिन फिर वहाँ के विभिन्न राजनीतिक दलों के डेलीगेट्स को भी आप बुलाइए और उनसे बात कीजिए कि क्या सुविधाएं हम आपको दे सकते हैं, हम कहाँ कहाँ आपके परेशानियों को कम कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जिसकी सरकार है अगर वो लाना चाहती है इन्वेस्टमेंट तो विरोधी जो है वो विस्थापन का मुद्दा और ये वो जमीनों को मुद्दा कर लेकर के आंदोलन शुरू कर देती है। इससे मामला बिगड़ जाता है। तो एक कॉन्सेंसस बना दिया जाए और इसमें व्यवसायिक घराने भी पहल करें तो हमारा ये काम हो सकता है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी जमीनें चूंकि बहुफसली नहीं है, हम केवल धान उगा पाते हैं बहुत मुश्किल से, तो बहुफसली जमीनें, तो इस जमीन पे इंडस्ट्री ही लग सकता है और जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा इस राज्य का उतने रेवेन्यू बढ़ेंगे, उतना रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा, शिक्षा के स्रोत बढ़ेंगे, एजुकेशन हब भी बनेगा। बोकारो एजुकेशन हब बनते बनते रह गया। चंडीगढ़ से बढ़िया माहौल था यहाँ पढ़ने का बच्चों का, लेकिन वो धीरे धीरे सरकारी उदासीनता के कारण वहाँ छट गया माहौल। लोग चले जाते हैं बाहर, बच्चे, कितना कॉस्ट लग जाता है गार्जियन का कोचिंग कराने में, ट्यूशन कराने में, अच्छे स्कूल चलाने में। एक भी बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे यहाँ, जो भी है खानापुरी के लिए है जी। तो आपके पास किया क्या 24 साल में? 24 साल में ना आप एक बढ़िया कॉलेज खोल पाए, इंजीनियरिंग कॉलेज का केवल नाम बदला, ISM को IIT कर दिया, तो किया कुछ नहीं है। नाम बदल देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा? नया तो नहीं कुछ किया, नया करना पड़ेगा आपको। जो डेकोरम में है वो भी पूरा नहीं हुआ। तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग दोनों वर्ग पे जाएंगे। केवल इंटेलेक्चुअल सरकार नहीं चला सकते और ना केवल ग्रामीण तय कर सकते कि हमारा कैसा नेता हो, क्योंकि ग्रामीणों के साथ इतनी अभी अव्यवस्था है, अभाव है कि जो भी उसको मीठी बातें चार बोलता है आक्रामक होकर के उसको नेता मान लेती है और फिर वो ठग कर निकल जाता है। तो हमको क्या है कि हम जाएंगे ग्रामीण भी क्षेत्रों में, मिडिल क्लास के एरिया में, इंटेलेक्चुअल क्लास में, और सबके साथ ये माहौल तैयार करेंगे कि भाई अब जो है राजनीति का विकेंद्रीकरण शुरू कीजिए। ये जो पार्टियों का जो दौर है वो आप समाप्त कीजिए। इसको ये लोग नहीं करेंगे काम, क्योंकि इनको सबको सफिशिएंट मौका मिल चुका है।
अब नए तरह के राजनीति हो, लेकिन इंटेलेक्चुअल की भूमिका अधिक हो और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए हम निकल पड़े। अदरवाइज केवल माहौल बना करके, हल्ला हंगामा करके हम यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। चलिए, तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। इन मुद्दों के साथ हम विधानसभा जाएंगे, वहां के लोगों को जागरूक करेंगे, आपसी समन्वय कैसे कायम हो इस पर काम करेंगे। सुशासन दल का फिलहाल यही मोटो है। आज की चर्चा को हम यही करते हैं समाप्त। दीजिए हमें इजाजत।